नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एग्जाम मोटिव में। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले सप्ताह के भी तमाम महत्वपूर्ण खबरें जिनका संबंध है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं। तो आइए हेडलाइंस पर डालते हैं नज़र। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन का रखा प्रस्ताव। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से किया रिपोर्ट प्रकाशित। हाल ही में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की गई घोषणा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। हालांकि हाल ही में जो प्रावधान लागू हैं वे पहले से लागू पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए दंडात्मक प्रावधानों के लिए लागू होंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन क्या है, इस पर बात करते हैं। मंत्रालय ने साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के भय को दूर रखने के लिए EPA यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मौजूदा प्रावधान को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। इसमें कम गंभीर उल्लंघनों के लिए दंड के रूप में कारावास की सजा को हटाना शामिल है। हालांकि EPA के गंभीर उल्लंघन जो गंभीर क्षति या जीवन की हानि का कारण बनते हैं को भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा। EPA यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों की विफलता, उल्लंघन या गैर अनुपालन जैसी रिपोर्ट, जानकारी प्रस्तुत करना आदि से अब विधिवत अधिकृत न्याय निर्णयन अधिकारी के माध्यम से मौद्रिक दंड लगाकर निपटान किया जाएगा। कारावास के बजाय इस संशोधन में एक पर्यावरण संरक्षण कोष के निर्माण का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसमें पर्यावरण को हुए नुकसान का न्याय निर्णयन के बाद अधिकारी द्वारा लगाए गए दंड की राशि को माफ किया जाएगा। केंद्र सरकार उस तरीके को निर्धारित कर सकती है जिसमें संरक्षण निधि को प्रशासित किया जाएगा। अब बात करते हैं EPA 1986 पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना तथा कार्यान्वयन हेतु ढांचा स्थापित करता है और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की प्रणाली निर्धारित करता है। इसका पृष्ठभूमि की बात करें तो EPA यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का अधिनियम जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया था। ज्ञातव्य है कि भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु इस सम्मेलन में भाग लिया था। अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करता है। अब इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 48 से निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश में वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। हाल ही में नीति आयोग ने प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोग के लिए वैकल्पिक उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस प्रतिबंध पर उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन और निपटान वर्ष 1950 से 2015 के बीच पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर और एडिटिव्स का संचयी उत्पादन 83 मिलियन टन था, जिसमें से 55% को सीधे लैंडफिल में डाल दिया गया या 8% को जला दिया गया और केवल 6% प्लास्टिक का पुनर्नवीकरण हो पाया। यदि वर्ष 2050 तक इस दर से उत्पादन जारी रखा जाता है तो यह 12,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन करेगा। भारत का मामला की बात करें तो भारत ने प्रतिवर्ष 47 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन किया, जिसमें प्रति व्यक्ति कचरा पिछले 5 वर्षों में 700 ग्राम से बढ़कर 2500 ग्राम हो गया है। गोवा, दिल्ली और केरल में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जबकि नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से तैयार की गई। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु
ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जीएसटी और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ साथ उन स्टार्टअप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव है जो घरेलू स्तर पर हरित हाइड्रोजन समाधान पर कार्य कर रहे हैं। इसके अनुसार सरकार को देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लागत में कमी करने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन गैस है जिसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने हेतु एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। हाल ही में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट अर्थात तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई। इसके साथ ही तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना को 1 जुलाई 2022 से चालू घोषित किया गया है। यह भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ी परियोजना है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉर्मों पर लगे होते हैं तथा जलाशयों झीलों पर तैरते हैं जहां की स्थितियां समुद्र और महासागर जैसी होती हैं। इन प्लेटफॉर्मों को आमतौर पर तालाबों, झीलों या जलाशयों जैसे पानी के शांत निकायों पर लगाया जाता है। इन सोलर पैनलों का निर्माण अपेक्षाकृत जल्दी होता है। इन्हें स्थापित करने के लिए भूमि को समतल करने या वनस्पति को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। रामागुंडम परियोजना की मुख्य विशेषताएं यह उन्नत तकनीक है, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो 40 ब्लॉक में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी होती है। यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। संपूर्ण फ्लोटिंग सिस्टम को विशेष प्रकार के हाई मॉड्यूल पॉलीइथिलाइन रस्सी के माध्यम से संतुलित रूप से जलाशय में स्थापित किया गया है। यह परियोजना इस मायने में अनूठी है कि इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, एचटी पैनल और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण सहित सभी विद्युत उपकरण फ्लोटिंग पेरीसेमिटेड प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होते हैं। शुक्रिया।